अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम। क्या हाल है भाई? बड़ा ही कोई हैपनिंग किस्म का वीकेंड रहा इस्लामाबाद और गिरदो नवा हम कह लेंगे, बिकॉज नॉट लिटरली इनसाइड इस्लामाबाद। उसकी डिटेल भी पीटीआई के जलसे की हम बात करेंगे। इस्लामाबाद में तो ये सारा कुछ हो रहा था, कराची में तो बड़ा ही सुरीला वीकेंड था, मौसम भी बुरा नहीं था, काविश का कॉन्सर्ट भी था। सो बड़े अरसे बाद कराची आर्ट्स काउंसिल में, पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची में तो रौनक लगी हुई थी, और दूसरी रौनक इस्लामाबाद और गिरदो नवा में लगी हुई थी, जिसका आपने जिक्र कर दिया। लेकिन एक हमने जिक्र जरूर करना है, लेटर इन द शो ऑफ कोर्स डिटेल में करेंगे, लेकिन हमारे सेकंड ओलंपियन जिनके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, हैदर अली, हु वाज एट द पैरालंपिक्स पेरिस एंड ही वन अ ब्रॉन्ज मेडल। सो दैट इज अमेजिंग। बल्कि वो इतने कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स में गए हैं और हमेशा कुछ ना कुछ जीत रहे होते हैं। पिछली बार तो उन्होंने गोल्ड जीता था, लेकिन अब वो ब्रॉन्ज जीते हैं एंड वी आर गोइंग टू हैव हिम ऑन द शो एज वेल। मतलब क्योंकि कमाल किस्म की बात है, और ख़ास तौर पे आपको पता ही है कि असिस्टेंस सपोर्ट क्या मिलती है पाकिस्तान में, लेकिन पैरालंपिक्स में इतना कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करना, इट इज़ अनबिलीवेबल, इट्स अ स्टोरी एंड अ हाफ। और मतलब आप ये सोचिए कि पाकिस्तान की यही नुमाइंदगी है, और यही हमें यकीन था इन पे इतना ज़्यादा कि ये पहले भी मेडल लाए हैं और इंशाल्लाह इस मरतबा भी लाएंगे, और उन्होंने वही किया और बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया। इट वाज अमेजिंग, इट वाज अमेजिंग। सो इस पे हम तफसील से आगे चलकर बात करेंगे, इनफैक्ट इनको सेलिब्रेट करके मिल के, क्योंकि everybody deserves a bit of celebration, and then we also and have much more than this, much more than the bit in this case certainly. लेकिन first thing first भाई, पावर शो तो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उन्होंने तमाम तो रुकावटों वगैरह के बावजूद, और ज़्यादातर क्राउड सर्कल नहीं जिस सूबे में उनकी हुकूमत है वहाँ से आया, और ऑल्दो जिसे कहते हैं ना, डिसऑर्गेनाइजेशन, अजीब तितर बितर होना, कोई तमीज़ और कोई कुछ भी ना होना, इट वाज अ बिखरा हुआ तो था। लेकिन आपने देखा है कि किस तरह रोकने की कोशिश की गई थी। मतलब दुनिया के अगर कोई कंटेनर्स हो सकते हैं ना, तो वो इस्लामाबाद में कोने कोने में, एवरी एंट्री, एवरी एग्जिट, एवरी पॉइंट, हर जगह से तो नहीं लोगों को मेरा ख्याल है आने की इजाजत दी जा सकती थी। सो दे वर डेजिग्नेटेड पॉइंट्स व्हिच वर मेंट फॉर द पीपल टू गेट इन एंड गेट आउट। इट वाजंट मेड इजी, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। एनओसी देने के बावजूद हर मुमकिन कोशिश की गई थी कि जितना मुश्किल हो सके उतना ही हो। पीपल डिड रीच, ऑब्वियसली विजुअल्स भी देख रहे हैं आप, और सोशल मीडिया पे तो अच्छा जी, संगजानी में मवेशी मंडी में ये जलसा हुआ, और पीटीआई कारकुनों और पुलिस में झड़पें भी हुई हैं, और इसमें काफ़ी दंगे फसाद किसी कैफियत थोड़ी देर के लिए बन गई थी। पथराव किया गया था मुजाहिरीन की तरफ से, पुलिस ने फिर आंसू गैस के शेल फेंके। एसएसपी सिर्फ सिटी समेत कई पुलिस एहलकार पत्थर लगने से ज़ख्मी हुए। धक्कम पेल, खींचातानी, बदतमीज़ी, सब कुछ जो होता है रिवायती तौर पर जहाँ इनके जलसों में, वो सब कुछ भी हुआ। और क्या हुआ जनाब? अच्छा, बहुत कुछ हुआ। और महमूद खान अचकज़ई ने तो पार्टी कारकुनों की बदनज़मी देखकर कह दिया कि ऐसे तो इनकलाब नहीं आने वाला। उनका एग्जैक्टली क्या कहना था, जरा ये देख लें। बुनियादी चीज इनकलाबात के लिए तंजीम होता है। आपका इमरान खान से मोहब्बत, उनसे इश्क अपनी जगह, लेकिन तंजीम की कमी। आपका अंदाजा लगाएं, आप जब स्टेज पे चढ़ते हैं तो लोगों के कपड़े फट जाते हैं, लोगों के फड़े निकल जाते हैं, लोगों की जेबें कट जाती हैं, वो लोग स्टेज से नीचे गिरते हैं। ऐसा इज्तिहाम, ऐसा मजमा इनकलाब नहीं ला सकता। अब टॉकिंग ऑफ तमीज़, खैर टॉकिंग ऑफ तमीज़ क्या, हम तमीज़ की बात करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का रवायती अंदाज बरकरार रहा। हम टॉकिंग ऑफ तमीज़ क्योंकि हम बात कर रहे हैं, उन्होंने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अल्टीमेटम भी दे दिया। साथ ही वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को भी धमकियाँ लगाईं, बल्कि धमकियां तो हम बड़ा सॉफ्ट सा एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं। एक खातून वज़ीर आला के ख़िलाफ़ इंतहाई नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की, डबल मीनिंग जो ज़बान है वो इस्तेमाल की, जो किसी सूरत ऐसे शख्स को ज़ेब, वैसे तो किसी को भी ज़ेब नहीं देती, लेकिन ख़ास तौर पे ऐसे शख्स को जो ख़ुद एक सूबे का वज़ीर आला हो। अब इनका अंदाज़ भी नामुनासिब है, इनका अल्फाज का चुनाव भी नामुनासिब होता है, ये खुद ही नामुनासिब हैं। सो वो हमने कुछ हज़फ कर दी हैं चीज़ें, और क्या कह रहे थे सुन लीजिए। एनओसी हो या ना हो, अगला जलसा लाहौर में होगा। मरियम, मैं आ रहा हूं,
अगर मीनारे पाकिस्तान में इजाजत होगी तो ठीक है, खुदा की कसम पंगा लिया तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हें बांग्लादेश भूल जाएगा। 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। तैयार हो? तैयार हो? हक के लिए तैयार हो? मैं आपको लीड करूंगा, मैं आपको लीड करूंगा। पहली गोली मैं खाऊंगा, आगे मैं हूंगा, पीछे नहीं हटना। और आप फिर हर दूसरी बात या हर दूसरी तकरीर में कि पठान फलां करते हैं या पठान ये होते हैं, एक तो आपका खुद ही का दावा है और जो दावा दुरुस्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुल्कगीर सपोर्ट रखने वाली जमात है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, कराची हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो। बट एवरी नाउ एंड देन यू वुड से व्हेनेवर इट इज़ पॉलिटिकल रिटोरिक में कि पठान ये है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पठानों की जमात तो अमीन गंडापुर साहब नहीं है, तो वही आए थे ना ज़्यादातर। और पठान जो हैं वो तो हमने तो हमेशा जब पठानों की रवायात की बात की हैं तो हमने तो पहला लफ्ज़ क्या सुना है? रवादारी, मेहमान नवाजी, ख्याल रखना, औरतों की इज्जत करना। मतलब बेसिकली आपका कहने का मतलब है कि बात तो ये पठानों की करते रहते हैं लेकिन खुद कोई खास रिप्रेजेंटेशन पठानों की नहीं दे रहे। एब्सोल्युटली थोड़ा सा ऐसा भी है। और दूसरी तरफ मैं तो कहूँगी फ्रॉम अ वुमेन्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो, जो इनकी ज़बान है, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं, वो बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं। एंड फॉर ऑल द फॉलोअर्स ऑफ पीटीआई they are not problematic for the followers। यही तो बात है, be problematic for all the women at least of PTI। यही तो बात है पीटीआई खातून के लिए फॉलोअर्स की कि बेशक आपकी दुश्मन हो, बिकॉज वो तो झलक ही रहा था आप में से, लेकिन अब तरफ से कोई भी उनका लीडर बदतमीजी करे, अच्छा, बाजारी जुबान इस्तेमाल करे, दे उसकी एक एक्सप्लेनेशन होती है उनके पास। और या तो वो मान चुके होते हैं कि हाँ ये ठीक कर रहा है, या फिर ये वो कहते हैं कि उसने फला मौके पे ये कहा था तो अब ये देखें जब वो ठीक है तो ये भी ठीक है। We have been seeing these for years। XYZ किसी भी पार्टी का कोई शख्स हो, एक कैरेक्टर होता है इंसान का। अच्छा जी, राना सनाउल्लाह ने थोड़ी देर बाद ही जवाब दिया फिर इन सारी बातों का। बात की है कि मैं लाहौर आ रहा हूँ, तो फिर उसके वो फिर या तो असद कैसर साहब ने सुना नहीं है, अगर सुन लेंगे तो फिर बात ये है कि फिर उसी लहजे में ही उसको जवाब है। वो कह रहे मैंने नहीं सुनी तकरीर। बेटा आओ, तुम्हें रोक के दिखाएंगे तुम्हें। तुम जो है ना, तुम कहते हो कि मैं लाहौर आ रहा हूँ, तुम KPK की जो है ना, तुम जो है ना वो बाउंड्री अबूर करके दिखाओ। ये आए ना, इसे देखेंगे कि ये किस तरह से जो है ये आता है। ये अटक ब्रिज जो है ना, ये क्रॉस करके दिखाए, फिर इसको देखते हैं। और इसने इंतहाई 3rd डिग्री ज़ुबान इस्तेमाल की है, इसने इशारों कनाव में इंतहाई घटिया गुफ्तगू की है। अच्छा, अब बिल्कुल ज़बान की जो बात राना सनाउल्लाह साहब ने की है वो 100% दुरुस्त। उन्होंने 3rd क्लास या व्हाटएवर क्लास ज़बान इस्तेमाल की होगी, ज़ाहिर है उसकी क्रॉस द बोर्ड मजम्मत की जानी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम राना सनाउल्लाह, लाहौर किसी को जहेज़ में तो नहीं मिला हुआ। लाहौर अगर कोई आना चाहता है तो लाहौर आने मतलब ये कहना ऑन नेशनल टेलीविजन के लाहौर आओ, बॉर्डर से निकलेंगे तो मतलब क्यों भाई, सारों का मुल्क है। यू शुड नॉट से दिस। दिस इज व्हाट वी मीन कि एक मतलब तोपें चला रहा है तो दूसरे ने कोई हवाई फायरिंग की है, ये पूरा माहौल फिर अजीब हो जाता है। सो इट इज नॉट अबाउट वन पार्टी, इट्स अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन। आपने कन्विंसिंग कॉन्वर्सेशन करनी है। लाखों आपके अगर आए हुए हैं फॉलोअर्स आपकी पार्टी की, तो आप व्हाट आर दे टेकिंग आउट ऑफ इट? मतलब आपकी इस ज़बान से कितने जारहाना, कितने बदतमीज और कितने गुस्से में लोग जाएंगे, और फिर जवाबी फायर भी उसी ज़बान में मिला। एक इनोमोसिटी और वो जो सूबाइयत वो मुनासिब नहीं है। पहले कम है हमारे यहाँ मसले कि हम किसी को कह दें एक और सूबे के लोगों को कि भाई तुम हमारे सूबे में एंटर होके दिखाओ, ये नामुनासिब बात है। ये सारा ये पाकिस्तान है सर, ये सूबों की एक इकाई है। यू शुड नॉट बी यूजिंग दीज टर्म्स कि भाई तुम फलाने सूबे का बॉर्डर क्रॉस करके दिखाओ। अच्छा आगे सुने ना, हम आगे चलते हैं। एक मुल्क की खूबसूरती यही होती है कि उसमें कोई बॉर्डर नहीं होते। देखिए कोई समझ नहीं रहा ना इस चीज़ को। तहरीक इंसाफ जलसे को कामयाब और हुकूमत नाकाम करार दे रही है। ऑब्वियसली यही करना था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तो जलसे की नाकामी बताने के लिए एक मशहूर कहावत का भी सहारा लिया। वो भी सारी चीज़ें चल रही होती हैं ना, सुन लें। इतना शोरो गुल के बाद खोदा पहाड़, निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी नाकामी है सियासी तौर पे। तासुर ये दिया जाता है कि जी पता नहीं लाखों लोग हम लेके आ रहे हैं, जब बाहर निकलने की बारी आती है तो
तो इनकी पंजाब की क़यादत, केपी की क़यादत, ये दोनों नाकाम रहे हैं और ना खुद प्रॉपर्ली निकले हैं। अकेले अकेले की गाड़ी में बैठ के इनके लीडर आए हैं। काफिला निकलता है तो पता लगता है कि काफिला आ रहा है। तो इस नाकाम जलसे में इतना ही कह सकता हूँ कि तब्दीली का जज्बा, तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सो ये सारा कुछ होता रहा। अब कुछ और भी बातें हैं बाय द वे, हम उनकी समरी आपको दे देते हैं, वो हम चलाएंगे नहीं। जो वज़ीर आला हैं एक सूबे के खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ अमन व अमान की सूरत हाल आपको पता ही है पहले ही मखदूश है, उन्होंने अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसका मलबा डाला इस्टेब्लिशमेंट और अफवाज पाकिस्तान की गुज़श्ता पॉलिसियों पर। और ज़ाहिर है वो एक तालिबान सिंपैथी वाला जो एलिमेंट PTI में शुरू से मौजूद है वो उसमें बड़ा खुलकर सामने आया। ये बहुत कुछ हो गया, ये सारा जो था खुलासा समझें कि हमने तो दे दिया आपको। नाउ वी हैव गेस्ट विद अस जिनसे हम समझना चाहेंगे कि व्हाट टू टेक आउट ऑफ दिस। उमर चीमा हमारे साथ हैं, हैदर शराजी इज विद अस, फखर दुरानी इज विद अस। लेकिन चीमा साहब को कहीं जाना है तो जरा हम उनसे पहले बात करेंगे, हैदर आपसे और फखर आपसे इजाजत। लेकिन सबसे पहले उमर चीमा, बिकॉज हमने इतने स्निपेट्स दिखा दिए हैं लोगों की क्या कॉन्वर्सेशन थी उधर, आप व्हाट वुड यू टेक आउट ऑफ दिस? अब ये सारा जलसा हुआ, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, आपको क्या चीज लगी जो स्टैंड आउट की इधर? देखिए, एक तो जो हुकूमत कह लें या एस्टेब्लिशमेंट कह लें और दूसरी तरफ PTI की बात कर लें कि ये जलसे के रास्ते में रुकावटें डालना और ये सब मसाइल पैदा करना, उसका एक सबब तो अदम एतमाद है। और इन्हें ये शक था कि ये कोई इधर जलसे के लिए इकट्ठे होंगे लेकिन कोई और काम करेंगे, या जिस तरह अचकज़ई साहब ने भी कल बात की कि क्यों ना हम उधर अडयाला की तरफ मार्च करें। तो ये जो एक अदम एतमाद का माहौल था उसमें जलसा हुआ, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी रुकावटें खड़ी की। और फिर जो PTI है, PTI को जो एक ज़रा विक्टिम का स्टेटस मिला उसमें कोई जो सारी कसर थी वो फिर बाद में अली मीन गंडापुर की जुबान ने निकाल दी। तो मुझे लग रहा है कि दिन दिन तल ही बढ़नी है, ये कम होती हुई नजर नहीं आ रही और आने वाले दिनों में टेंशन में मजीद इजाफा होगा। अब वो उसमें हार जीत किसकी होती है? चीमा साहब, वो तो अली अमीन गंडापुर की तकर्री बतौर वज़ीर आला से लेकर के ये बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है और ये देखिए कि दोनों तरफ इनके मामलात अच्छे हैं या ये दोनों तरफ की बातें एक दूसरे को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। कल की उनकी तकरीर, चलिए अपने सियासी मुखालफिन को जो उन्होंने कहा वो तो कहा, उस पर भी हम चाहेंगे आप कमेंट करें, लेकिन अदरवाइज जो इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान मामलात हैं उसमें तो वो जो खाई है वो मजीद गहरी कर दी उन्होंने अपेरेंटली। मेरे ख्याल इसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी एक अपना किरदार है कि ये जो बातें उनकी तरफ से आती रही कि अली मीन गंडापुर उनके साथ बहुत अच्छे मुरासम हैं, तो दूसरी तरफ से अली मीन जो PTI है उसमें भी तो एक इंतहा पसंद इकट्ठे हुए हैं ना, या जो एक लीड पोजीशन पे हैं वो एक्सट्रीमिस्ट जो स्टैंड है उनको ज्यादा एक एप्रिसिएशन मिलती है। तो गालिबन अली मीन गंडापुर ने भी ये साबित करने की कोशिश की है कि नहीं, मैं इमरान खान के साथ हूँ और जो उसकी पार्टी में जो चीज सेल होती है उन्होंने उसको उस तरह से सेल करने की कोशिश ग्राउंड था ना, जाहिर है। हाँ, यानी कि ग्राउंड था, लेकिन यह है कि क्या इससे उसके बाद वो दोबारा जाकर कह सकते हैं जी कि नहीं मैं तो वो बस माहौल ऐसा था। मेरा नहीं ख्याल कि अब जो उनके भी अच्छे मुरासम थे तो वो अच्छे मुरासम रह जाएंगे, वो यकीनन ऐसे ही करेंगे। लेकिन एक बात जो हम जरा कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में, क्योंकि खान साहब अब एक्टिवली पार्टी से अब साल से ज्यादा हो गया कि दूर रहे हैं, देयर आर सो मेनी स्पोक्स पर्संस। कल जो हुआ, कल जो बातें हुई, खासतौर पे जो स्टेटमेंट्स और जो भी ये चीजें अमीन गंडापुर साहब कहते हैं, खान साहब वुड स्टैंड बाय इट स्टिल? मतलब ये खान साहब का ही शो आपको लग रहा था? नहीं, बिल्कुल खान साहब का शो था। इन्होंने जो अली मीन गंडापुर ने बातें की हैं उन्होंने खान साहब से सीखी हैं, ये उससे हट कर नहीं की हैं और वो कोशिश करते हैं कि जिस तरह की जुबान में इमरान खान बात करते हैं या जिस जुबान को इमरान खान पसंद करते हैं वो जितनी उस अंदाज में बात करेंगे उन्हें एक उतनी ज्यादा एप्रिसिएशन मिलेगी और उन्होंने वही लाइन फॉलो की है, उससे हटकर तो नहीं की। हाँ जी, बिल्कुल। इमरान खान जो है, इमरान खान खुद इंतहा पसंदी को, उन्होंने सियासी इंतहा पसंदी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। तो अब पार्टी में तो कंपटीशन है कि क्या कोई इमरान खान को, और तालिबान के साथ जो उनका सिंपैथी वाला रवैया है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। सो वो भी उन्होंने जस्टिफाई कर दिया कि क्यों हो रहा है, अगर उनके सूबे में बेअमनी है तो क्यों है। फिर आप सहाफ़ियों से तो या मीडिया से तो PTI बाज़ लोगों से मीडिया के बहुत ही नाला रहती है, तो कल उन्होंने वो भी
अपना जो टिक मार्क होता है ना, बॉक्स टिक करना होता है, वो करना था तो वो किया उन्होंने। ये इनके जलसे के टिक बॉक्सेस होते हैं, पहले किसी को कभी किसी को। सुने क्या कहते रहे। पहचानो इंसाफियों को जो कलम बेच रहे हैं। इमरान खान और पीटीआई पे जुल्म हुआ, इन्होंने एक बात नहीं की। इंसाफियों को पहचानो, ये पैसे लेकर इन लोगों को बचाते हैं जिन्होंने आपका पैसा लूटा है। पहचानो इनको और सुन लो ये सारे, तुम जो हमारे खिलाफ कैंपेन चलाते हो, तुम्हारा ख्याल है हमें ब्लैकमेल करोगे। मैं लानत भेजता हूं तुम्हारी सहाफत पे, ऐसी सहाफत पे लानत भेजता हूं मैं। ये कुछ बिकाऊ टट्टू और ये कुछ दूसरी जो बैठी हुई है, ये जो सहाफत कर रही है, मैनू नोट भी खा मेरा मूड बने, मैनू नोट भी खा मेरा मूड बने। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम्हारा हाथ आजाद है, जो कहना है कहो, मैं तुम्हें कन्फ्रंट करूंगा। ये कौम मेरा साथ देगी। इनकी निशानदेही करो, निशानदेही करके इन लोगों को नंगा करके पूरी दुनिया को बताओ। अगर किसी की बातें कर आपको मतली महसूस होने लगे ना, I mean, like very distasteful. But anyway, हम अपना personal opinion नहीं देने आए. We want to find out. फखर दुरानी भी हमारे इस साथ बात हैं, पे तो दे सकते हैं कि मतलब ये जो सहाफ़ी हैं, जो भी रिपोर्ट कर रहा है, अपना काम कर रहा है, आपको इतना दिल पे लगती है कि आप इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड हम पर्सनली भी इस बात को कंडेम करेंगे। अच्छा, फ़खर भी है हमारे साथ, हैदर शराजी भी है, लेकिन फ़खर आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी क्या सेंस है इस जलसे के हवाले से? हाउ इफेक्टिव वाज इट? कुछ लोगों का ये कहना है कि इसमें गंडापुर साहब जो हैं वो बड़े उभर के सामने आए हैं, और बाकी अगर लीडरशिप देखी जाए तो उनका इतना कंट्रीब्यूशन नहीं था। ऑब्वियसली सारे आके थोड़ा थोड़ा तो बात की है सारों ने पोडियम पे, बट शो गंडापुर का ही था। जी बिल्कुल हुमा, देखिए आपको पहले थोड़ा सा पिछले जो अगस्त में इनका 22 अगस्त को जलसा था उसका देखना होगा कि जब ये 22 अगस्त का जलसा कैंसिल किया गया था तो पीटीआई के वर्कर्स और उसके साथ साथ जो इवन पार्टी के अरकान थे वो भी गंडापुर को कोस रहे थे इस हवाले से कि वो शायद इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर उन्होंने ये जलसा वो कैंसिल करवाया और ये सारा कुछ सहूलतकारी उन्होंने करवाई है। तो गंडापुर के ऊपर विद इन पार्टी जो लीडरशिप है और उसके साथ साथ वर्कर्स के हवाले से भी काफ़ी प्रेशर था और दबाव था। मेरा ख्याल है कि फिर उसके बाद जब ये 2-3 दिन पहले इमरान खान को बयान जारी करना पड़ा कि वो गंडापुर जो कुछ कर रहे हैं वो इमरान खान के ही कहने के ऊपर कर रहे हैं, तो ये जो एक अदम एतमाद या जो लैक ऑफ ट्रस्ट था विद इन पार्टी लीडरशिप गंडापुर के ऊपर, ये शुबहात और ये कि ये एस्टेब्लिशमेंट के टाउट है, उसको दूर करने के लिए ये कल अली अमीन गंडापुर ने जो है ये एक किस तरह की जारहाना तकरीर की है। लेकिन ये जो तकरीर थी ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद ये पीटीआई का रिवाइवल का एक वो जलसा हो सकता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तो इन्होंने 1-2 जलसे किए हैं इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद। ये पहला ऐसा जलसा था जो आउटसाइड खैबर पख्तूनख्वा था और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद जो आपस में ये जो इस्टेब्लिशमेंट है और पीटीआई इसके दरमियान जो हायल दीवारें हैं वो शायद आहिस्ता आहिस्ता उसमें वो कमी आना शुरू हो जाएगी। ये बयान है इनकी लीडरशिप का कि जब हमें पहले मना किया गया था जलसा करने से तो साथ में 8 का एनओसी भी थमाया गया था, और अगर हमें जलसा करने दिया जाएगा तो वो ब्रेक थ्रू तसव्वुर होगा बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट इन पीटीआई। सो ब्रेक थ्रू तो पता नहीं क्या हुआ, वो ब्रेक अप वाली सूरत हाल जरा जो पहले से चल रही है उसमें आपको लग रहा है कि और ज्यादा खराब हो गया? मेरा ख्याल है कि ये जो कल तकरीर में अगर उसका कंटेंट देखा जाए, जो अली अमीन गंडापुर ने जितनी धमकियां दी या ओवरऑल फिर उन्होंने जो कुछ ऐसी पॉलिसीज के हवाले से फिर मुराद सईद का भी वीडियो पैगाम चलना एंड ऑल दैट, बिल्कुल, और फिर उसके साथ साथ जो इन्होंने इस तरह के कुछ बयानात दिए खासतौर पे तालिबान के हवाले से या जो अफगानिस्तान की पॉलिसी के हवाले से, ये कुछ ऐसी रेड लाइन है जो कल पहली दफ़ा क्रॉस की गई हैं ये पब्लिकली इस तरह। तो मैं समझता हूँ कि ये इनके आपस में जो मजीद हालात ख़राब हो गए और आने वाले दिनों में शायद इसका, बल्कि आज के दिन से ही, क्योंकि ये बज़ाहिर नज़र आ रहा है कल हुकूमत की तरफ से जो डिप्टी कमिश्नर ने जियो पे ही ये ऐलान किया था कि 7 बजे का टाइम था, इन्होंने इसको वायलेट किया, उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मुझे ऐसे नज़र आता है कि ये इनके जो अरकान असम्बली थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको वायलेशन, ये जो नया बिल बना है उसकी बुनियाद के ऊपर गिरफ्तार फिर पर्चे कटेंगे,
फिर मजीद जैसे कहते हैं ना विक्टिम प्ले करने का मौका मिलेगा, वो सारा कुछ भी होता है। फिर हुकूमत की पॉलिसियां भी ऐसी होती हैं जिससे ये बरमला आके कहते हैं देखिए जी हमारे साथ तो ज्यादती हो रही है। अच्छा हैदर शराजी, आपको भी हम इन्वॉल्व करेंगे और हम जरा अब एक आंखों देखा हाल भी जानना चाहेंगे और एक सेंस लेना चाह रहे हैं, क्योंकि जो हमें सोशल मीडिया पे और टीवी पे वीडियोस कुछ हुई हैं जहां शेल्स भी चल रहे हैं और बड़ी बहुत ही खौफ आ रहा था देख के कि ये इस्लामाबाद शहर है, ठीक है माना कि ये आउटस्कर्ट्स में है, लेकिन एकदम से ये क्या हुआ है, या फिर ये एक्सपेक्टेड था कि पुलिस की और कारकुनों की इस तरह वहाँ झड़प होगी? बिल्कुल ऐसा ही था कि पुलिस और कारकुनों के दरमियान जब भी पीटीआई के वर्कर इस्लामाबाद में इकट्ठे होते हैं तो ऐसे मनाजर देखने को मिलते हैं। पीटीआई के कारकुनों को गिरफ़्तार किया जाता है। सेंट्रल सेक्रेटरीट को जब बंद करने का मामला था तब भी आमिर मुग़ल को गिरफ़्तार किया था और यही इसी तरह भारी नफरी मौजूद थी। और कल जलसे के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो रास्ते थे वहाँ पर कंटेनर बहुत ज़्यादा नज़र आए। इसके बावजूद वर्कर वहाँ पहुँचे जलसागाह में और जलसा उन्होंने किया। अली अमीन गंडापुर पेशावर से वर्कर्स को लाए थे। इसमें कल की जो जलसा हुआ है ओवरऑल, इसमें पीटीआई के रहनुमा और अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं से मेरी गुफ्तगू हुई। उन्होंने महमूद खान अचकज़ई की जो तकरीर थी उसे और बैरिस्टर गोहर की गुफ्तगू को अहम करार दिया है कि उन्होंने संजीदगी से बेहतर अंदाज से अपना मुद्दा बयान किया। और अली अमीन गंडापुर की तकरीर के हवाले से उन्होंने इस हवाले से ये बात की है कि अली अमीन गंडापुर को इस तरह ख्वातीन और सहाफ़ियों के लिए अल्फाज इस तरह अदा नहीं करने चाहिए थे। और अगर बात कीजिए महमूद खान अचकज़ई की तो आपको एक और बात बताऊं, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को भी एक तरह से जवाब दिया है, जिन्होंने इसी गुज़श्ता हफ्ते पार्लियामेंट में ख़ताब करते हुए गुफ्तगू कही थी कि अब ये फॉर्म 45 या 47 की गवर्नमेंट हो, हमें इसी के साथ आगे चलना है। तो उन्होंने कल एक वाज़े अपनी पॉलिसी बताई है कि 45 और 47 में फ़र्क हक़ व बातिल का है। यानी महमूद खान अचकज़ई ने मौलाना फजलुर रहमान को ये पैगाम दिया है कि अब हमें इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करना चाहिए और फॉर्म 47 के साथ जो भी आए हैं बकौल उनके साथ हम नहीं चलेंगे। तो दूसरा, अली अमीन गंडापुर की जो तकरीर थी उसकी वजह से वहाँ जो ग्राउंड में मौजूद सहाफ़ी थे, जो टीमें थी, उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने जब धमकी आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए तो पीटीआई के वर्कर्स मीडिया टीमों के करीब आए, उन्हें घेरे में ले लिया। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, लाइक 10 साल पहले हम इनके अपने खुद जलसे जो फील्ड में जाके कवर करते थे, हम लोगोस नहीं लेके जाते थे, हम लोगों से बच के चला करते थे, हम अपने चेहरे छुपाते थे, क्योंकि ये रिवायत है अब इनकी। दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर ईयर्स। सो आपको लगता है कि फ़खर ये टिक मार्क्स होते हैं कुछ जो इन्होंने हर दफ़ा जलसे में पूरे करने होते हैं? जैसे वो इस्लामी टच वाला मामला आपको याद है कि इस्लामी टच भी हो जाए, हम पहले जियो जंग को गालियाँ देते थे, अब किसी और को पकड़ के चलें, तनकीद का निशाना बनाएंगे, फिर फलां को कहेंगे, फिर वज़ीर आला पंजाब को कहेंगे, फिर ख़वातीन को भी ऑब्वियसली वो सुनानी होती है हमने। सो ये वही पैटर्न है जो चला आ रहा है। देखें, ये जो कल इन्होंने सहाफ़ियों के खासतौर के ऊपर जो ख़वातीन सहाफ़ियों के हवाले से कुछ नाज़ेबा गुफ्तगू की है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है हमेशा ही पीटीआई के जलसों में कि वो जर्नलिस्ट जो क्रिटिकल हैं, जो कि पीटीआई के ओवरऑल जो एक रोल के हवाले से क्रिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, ये हमेशा से उनको टारगेट करते हैं। और ये अनफॉर्चुनेट है कि सहाफ़ी हमेशा एक आज़ादाना उनकी अपनी एक राय होती है, या जो रिपोर्ट करते हैं हमेशा फैक्ट्स के ऊपर करता है। अगर वो कोई बात किसी को पसंद नहीं आती, ऐसा नहीं है कि बाकी सियासी जमातें जो हैं वो जो सहाफ़ियों को टारगेट नहीं करते, किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, लेकिन ऐसे ब्लेटेंटली कोई इस तरह पब्लिकली जो रैलीज होती हैं उसमें इस तरह सहाफ़ियों को टारगेट करना, मैं समझता हूं कि ये जो ऑन ग्राउंड जितने भी सहाफ़ी होते हैं, जिस तरह हैदर शिराजी ने भी कहा कि कल अली अमीन गंडापुर की इस तकरीर के बाद जो ग्राउंड के ऊपर सहाफ़ी थे उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमने माजी में देखा कि ख़वातीन सहाफ़ियों के ऊपर किस तरह बोतलें फेंकी जाती हैं, पथराव किया जाता है। ये इनकी शुरू से ही इस तरह की जी खुद तजर्बा किया, गुजरे हुए हैं हम सारे इन चीज़ों से जब फील्ड में गए हैं पीटीआई की इवेंट्स को कवर करने के लिए। हैदर, ये भी बता दीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा से ऑब्वियसली बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, वो मशीनें लेकर निकले थे गंडापुर साहब, तो वो जो हैवी मशीनरी है इस्लामाबाद तक लेकर पहुंचे, और इस्लामाबाद पिंडी का अपना क्राउड, चलिए हम पंजाब के शहरों से बात नहीं करते, अभी फिलहाल लाहौर छोड़ देते हैं, लेकिन इस्लामाबाद पिंडी का अपना भी एक सपोर्ट बेस है पीटीआई का, वो लोग भी थे।
देखिए, इस हवाले से मैं अपने आदाद शुमार बताने के बजाय साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद, जिन्होंने तकरीर की और आखिरी 5 तकारीर में से मेरा ख्याल है उनकी एक तकरीर थी, उन्होंने तकरीर में ये अल्फाज कहे हैं कि इस वक्त ग्राउंड में 10,000 नौजवान मौजूद हैं, अपने वर्कर मौजूद हैं और अली अमीन गंडापुर के साथ 60,000 लोग आ रहे हैं। यानी ग्राउंड में उन्होंने भी इस बात को का इकरार किया है कि 10,000 लोग मौजूद हैं। मेरे जो मैं अगर उस जलसागाह का जायज़ा लेने के बाद अगर फिगर आपको बता सकूं तो मोहतात अंदाजे के मुताबिक 12 से 15 या 16,000 के करीब वहाँ लोग आए, वर्कर यहाँ इस जलसागाह में मौजूद थे। 2-3 हज़ार जो सराउंडिंग में पैदल चल के आ रहे थे उनको भी शामिल कर लें तो 18,000 के करीब लोग आए, वो शिरकत करते थे, वापस चले गए। जिस तरह ख्वातीन अली अमीन गंडापुर की तकरीर से कबल ही वापस जा चुकी थी, तो जो नंबर तो फिर भी अच्छा था, मतलब कंसीडरिंग जो जाहिर है माहौल चल रहा है। जी कंप्लीट योर थॉट्स। जी प्लीज़। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये कि जो अचकज़ई साहब ने कहा है कि मुनज़्ज़म होना चाहिए, इस हवाले से बैरिस्टर गोहर और सीनियर क़यादत को समझना चाहिए कि एक हजूम को कैसे सियासी जुमात बनाना है। ये एक बड़ा टारगेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है कि जो इस तरह के सख्त जुमलों के बाद बगैर सोचे समझे कहीं पर भी कूद जाते हैं, उन्हें पार्टी बनना चाहिए, हजूम नहीं होना चाहिए। जी, वो हजूम की कैफियत तो थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मचीमा शिराजी। अलगर्ज ये कि नहीं, अलगर्ज अब आगे नहीं चले, मेरा ख्याल है जैसे आपने सुन लिया, खुद अपने जहन को चलाते हुए और लोग हैं ना, मतलब कंक्लूड कर लें। वही कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज आउट देयर। हम इसका खुलासा बयान करना चाह रहे थे लेकिन अभी टाइम नहीं है, अभी आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे, थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। अच्छा, आपको बताएं कि मुल्क भर में आज से 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो रहा है और 115 अजला में 5 साल से कम उम्र 3 करोड़ बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन दी जाएगी। और वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि वालिदैन अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को तमाम उम्र की माजूरी से बचाएं। चले, ये तो वज़ीर आज़म कह रहे हैं, लेकिन हम लिटरली मतलब अब कोई स्टडी ऐसी नहीं रही जो हमने यहाँ ना कोट की हो कि कितना ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को ये वैक्सीन जो है, ये कतरे जो हैं, ज़रूर पिलाएं। उन्होंने कहा कि गिफ्ट है जो आप दे रहे हैं सुबह को मिलकर पोलियो का दाग ख़त्म करने का वक्त आ गया है। आने वाले कई माह साल जो हैं मुल्क से पोलियो का खात्मा होगा और वज़ीर आज़म ने अपील की है कि वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के बचाव के कतरे ज़रूर पिलवाएं। सो ये अपील तो हम आपसे ऑन रेगुलर बेसिस करते हैं और प्लीज़ अपने बच्चों के फ्यूचर्स के साथ ये अपनी जो आइडियोलॉजीज़ हैं ये ना जोड़ें। बच्चों को जो सहूलत हम दे सकते हैं, जो उनकी प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं कि जितनी अच्छी तरह अच्छे इन्वायरमेंट में विदाउट एनी मेडिकल इश्यूज़ वो ग्रो अप करें, तो मतलब उसके लिए ये चीज़ है ना, छोटी सी चीज़ है, घर आके कोई कतरे दे रहा है, प्लीज़ पिलवा दें। और ये मैं तो कहता हूँ ये जो सियासी जलसे जुलूस होते हैं ना, जहाँ जहाँ ज़्यादा मसला है वहाँ के अवाम को कायल करने के लिए कि बहुत बड़ी सपोर्ट पेश है, तो लीडरान को एक आध लाइन कह देनी चाहिए कि आप आ गए, आपको शुक्रिया, लेकिन कल से मुल्क में पोलियो मुहिम का आगाज़ हो रहा है। जैसे कल अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते तो एक बात हो जाती। यू थिंक कि जिस मूड में वो थे कि वो थोड़ी से अपने टेम्पर को साइड पे रख के कहते वैसे पोलियो के कतरे पिला दो, वो एक सूबे के वज़ीर आला भी है ना, हमें सब पता है, लेकिन कल वो सूबे के वज़ीर आला क्या बातें कर रहे थे, क्या लैंग्वेज थी, वो भी याद है ना आपको। आगे चलते हैं, छोड़े। अच्छा जी, अब हम पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के लिए तो कुछ हो रहा है। वैसे मुझे लगता है हर रोज़ हम कोई नई बात कर रहे होते हैं कि अब क्या हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट तवील अरसे से मुश्किलात में घिरी हुई है और ऐसी इत्तलात हैं कि चेयरमैन PCB समेत क्रिकेट के बड़े 23 सितंबर को सर जोड़ रहे हैं और इस इजलास को कनेक्शन कैंप का नाम दिया गया है। हेड कोच पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम गैरी क्रिस्टन 12 सितंबर को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। गैरी क्रिस्टन फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप के मैचेस देखेंगे। गैरी क्रिस्टन 5 टीमों के मेंटर्स के साथ मुशावरत भी करेंगे। ओके, वेरी गुड। और रेड बॉल क्रिकेट के हेड कोच जेसन गिल्स्पी कनेक्शन कैंप से एक दिन पहले 22 सितंबर को पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और दोनों कोचेस जो हैं सिलेक्टर्स और मेंटर्स से मुशावरत के बाद कप्तानों की तब्दीलियों से मुतालिक भी फैसले करेंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है। और अब तक की परफॉर्मेंस पर कहा जा रहा है कि टेस्ट कप्तान शान मसूद की कप्तानी भी ख़तरे में है। यस। और कहा जा रहा है कि चैंपियंस वनडे कप में
परफॉर्मेंस दिखाने वाले ही इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन जाएंगे। और होना भी ऐसा ही चाहिए। सवाल मुझे बताइए कि दोनों क्रिकेट जो हैं उनके दोनों फॉर्मेट के क्रिकेट के बहुत ही खद्दोखाल तब्दील हो चुके हैं, बदल चुके हैं। सो क्या वनडे की परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट सीरीज है उस टीम को सेलेक्ट करना, इज इट ओके? ये सही फैसला होगा? ये हम सिकंदर बख्श से पूछ लेते हैं, क्योंकि ये सवाल तो बार बार जहन में उभर रहा है। यही तो सवाल सिकंदर, एक तो पहले तो कनेक्शन कैंप का भी ये बताना कि क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, और उसके बाद ये हम चैंपियंस वनडे कप से वही आपने सुन लिया है अब्दुल्ला वाला सवाल कि वनडे से हम टेस्ट के लिए कैसे सिलेक्शन करें। तो अब्दुल्ला, मैंने पहले भी आपको एक पेपर भी दिखाया था जो 1.5-2 महीने पहले मैं चेयरमैन साहब को देकर गया था, और वहां पर उनसे लड़ रहा था बाकायदा। जिस तरह मैं बात करता हूँ ना, हम्माद, मुझे आपके जो बंदे हम्माद साहब वो मुझे मना करते हैं गुस्से में ना बोलो, मैं लड़ रहा था उनसे कि भाई आपने इस 4 रोजा क्रिकेट करानी है, 1 रोजा क्रिकेट नहीं करानी। मगर उन्होंने कहा कि नहीं, हो चुका है फैसला। यानी कि उनके जितने एडवाइजर्स थे वहां पे बैठे जिन्होंने जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेली, आई कैन चैलेंज यू कि शायद गैराज में भी नहीं खेली होगी उन्होंने, मैं तो साफ कहता हूँ, वो कह रहे थे कि नहीं वनडे होगी, इसलिए कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी करनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत 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 गलत फैसला है। मगर अब मेरा स्टांस इसलिए बदल गया है कि अब इनके पास 5 हो गए मेंटोर जो कि क्रिकेटर्स हैं 50 लाख रुपए वाले, उसके साथ इनके पास हैं 2 फॉरेन कोचेस, ये सब क्रिकेटर्स हैं। क्या इन्होंने मशवरा नहीं दिया? मेरा सवाल तो ये है कि सर इनको तो मशवरा देना चाहिए था ना कि सिकंदर, हो सकता है कोई मशवरा ले ही ना रहा हो, मतलब देने वाले तो बहुत होते हैं, हम भी बैठे हुए हैं इधर, आप लोग भी हैं, आप तो लिखते भी रहते हैं, मे बी दे हैव जस्ट डिसाइडेड और कोई किसी का मशवरा नहीं ले रहा। मैं सरप्राइज हूँ। देखें, जो मेरी फीलिंग है, मैं एक इंसिडेंट का कोट करना चाहूंगा, वो क्रिकेट से ही रिलेटेड है, आउटसाइड से मैं नहीं आ रहा। मैंने उस दिन असेंबली में एक तकरीर सुनी, एक साहब की, वो लीडर हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता, तो मैं इतना गौर से नहीं, मतलब उस दिन वो तकरीर मुझे किसी ने भेजी कि जी ये क्रिकेट के बारे में एक तकरीर हुई है असेंबली के अंदर, और वो साहब ये कह रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब ने इस क्रिकेट को तबाह कर दिया। मैं सख्ती से इसको डिनाई करता हूँ। मोहसिन नकवी साहब को ये जहज में मिली है क्रिकेट तबाही, जो है नए पाकिस्तान में एक क्रिकेटर ने की थी। जब उन्होंने 40 साल का ख्वाब देखा, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम ले आए, इंग्लैंड से सीईओ ले आए, इंग्लैंड से चेयरमैन ले आए, तो वहां से क्रिकेट की तबाही शुरू हुई। अब जो तबाही होगी वो मोहसिन साहब की, मोहसिन नकवी साहब की जिम्मेदारी होगी। इससे पहले की जिम्मेदारी मोहसिन नकवी साहब की नहीं है, उनको तो जहेज में आप लोगों ने दिया है और एक क्रिकेटर ने दिया है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्होंने क्रिकेट नहीं खेली होगी, मगर जिसने क्रिकेट खेली थी उसने तबाही की है। और अब इन 5 मेंटोर्स को मैं ब्लेम करूंगा, क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक वो क्रिकेटर थे तो तब मामलात अच्छे ही चल रहे थे और हम जीत रहे थे, और उसके बाद से हम हारना शुरू हो गए। कौन जो क्रिकेटर थे? वो भाईजान, बड़े भाई। हाँ, तो नहीं, बड़े भाई साहब जो क्रिकेट खेल रहे थे, उसके बाद भी हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उसके बाद यूनुस खान जो है T20 का वर्ल्ड कप जीता। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब वो कह रहे हैं जी वो उन्होंने फैसला कर लिया था और फैसला किया था, उसके बाद कोई ऐसा हाल तो नहीं हो गया था जो हाल अब है। नहीं, तो हाल वहां से शुरू हुआ ना डिक्लाइन, इसलिए कि आपने 6 टीमें करके पूरे जो सिस्टम था, 25 करोड़ की आबादी का जो सिस्टम था जिसमें 18 टीमें थी, उसको चेंज करके आपने 6 टीमें कर दी। और अब मैं कल डेटा निकाल रहा था, मेरे पास पड़ा हुआ है यहीं पर कहीं, और उसके अंदर 35, 38 साल के लड़के खेल रहे हैं। ये क्यों हुआ? ये गलत हुआ ना। और अब मैं मोहसिन नकवी साहब को ब्लेम नहीं कर रहा, मगर आज के बाद से मैं उनको ब्लेम करूंगा। ये जो वनडे क्रिकेट हो रही है, मोहसिन नकवी साहब, ये गलत है, और उसके बाद जो नतीजा निकलेगा, आई विल क्रिटिसाइज, और आपको बुरा ना मनाइएगा आप, इसलिए कि अब वनडे क्रिकेट हो तो होनी चाहिए, हमें चैंपियंस ट्रॉफी की भी तैयारी करनी है। क्या आपको क्या लगता है? लेकिन जाहिर है मौका आप कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। हमें इंग्लैंड की सीरीज के बाद क्या कोई विंडो है हमारे पास कैलेंडर में कि हम ये वनडे लीग करा सकें? छोटे छोटे पैचेस में है, छोटे छोटे। आप कहेंगे अगला प्रोग्राम करूंगा, मैं सारी डेट्स निकाल दूंगा आपको। मगर देखें, तैयारी तो ऐसी होती ना कि अगर मैथ्स का पेपर है तो आप उर्दू तो नहीं पढ़ते ना कि आसान है उर्दू पढ़ लो। आप उर्दू पढ़ने वाले को मैथ्स का पेपर देने के लिए कैसे भेजेंगे? मुझे एक लॉजिक बताया ना। मगर मैं अब मोहसिन नकवी साहब को ब्लेम नहीं कर रहा, उन्होंने 5 जो मेंटोर्स दिए मैं उनको ब्लेम कर रहा हूँ। मैं गैरी कर्स्टन को ब्लेम कर रहा हूँ, मैं उसको जेसन गिलेस्पी को कर रहा हूँ। यार ये क्रिकेटर्स हैं, ये क्रिकेटर कैसे सोच सकता है ये बात कि
टेस्ट क्रिकेट से पहले वनडे कराए, कैसे सोच सकता है? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्रिकेटर्स हैं ये सिर्फ पैसों के चक्कर में है, वो पाकिस्तान की क्रिकेट को सही करने नहीं आए। क्या मिसबाहुल हक ने बोला कि ये गलत है? क्या शोएब मलिक ने बोला, सरफराज ने बोला, सकलैन ने बोला? अभी भी हम बेसिक्स पे नहीं जाएंगे तो गड़बड़ होगी, क्योंकि ये फ्लूक ही होगा। चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए, हो सकता है बहुत अच्छा भी कर लें, फिर वो एक हिट के चक्कर में अगर हम स्ट्रक्चर ठीक ना करें तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज्यादती होगी। स्ट्रक्चर 4 डे क्रिकेट से ही 5 डे क्रिकेट से ही ठीक होगा। बिल्कुल, ये जो 5 मेंटोर्स हैं, मैं अब इनको ब्लेम कर रहा हूँ, मोहसिन नकवी साहब को नहीं कर रहा। उन्होंने तो भाई 5 सबसे बड़े गुरखे ला के बिठा दिए कि चले कि आप आए क्रिकेट सही करें। वो कुछ कह ही नहीं रहे इस बात पे। वो बहुत खुश हैं कि जी उनके 50 लाख की सैलरी सेट हो गई है। दैट इज रॉन्ग। तो हमें जो है अब इन क्रिकेटर्स को ब्लेम करना चाहिए। आज के बाद से तो मैं क्रिकेटर्स को ब्लेम करूंगा, उनको नहीं करूंगा जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली है। और अब आगे आप जो पूछना चाहें पूछने में तो ये है कि आगे हम ये पूछना चाहते हैं 2 बातें। एक तो कब टीम अनाउंस होगी फॉर द अपकमिंग मैचेस विद इंग्लैंड, कौन होंगे कप्तान, क्योंकि यहाँ तो कप्तान का भी कुछ सिचुएशन समझ नहीं आ रही। दूसरा ये कनेक्शन कैंप की क्या जरूरत थी, इसमें क्या कनेक्ट करना है? आई डोंट नो, बेचारे मोहसिन नकवी साहब के पास टाइम होता नहीं है। आई फील सॉरी फॉर हिम। वो ऑब्वियसली इतने हंगामे मुल्क में चल रहे हैं, तो वो खाते जब टाइम मिलता है तो वो आते हैं तो एक बड़ी मीटिंग कर लेते हैं। नहीं तो पीसीबी के चेयरमैन होने के फिर तो आपको फुल टाइम अटेंशन देनी चाहिए, खासतौर पे जो क्रिकेट का हाल है। तो ये बहुत बड़ा सवाल इधर भी बनता है कि शुड ही बी देयर इन द सेंस, जब आप अपनी 100% तवज्जो जो हमारा क्रिकेट का हाल है वो रिक्वायर करती है, और अगर चेयरमैन ही डिस्ट्रैक्टेड हो तो नीचे क्या होना है। इन एनी केस चलिए ये तो हो ही जाएगा। आपने जो सवाल किया ना मैं उसका जवाब देता हूँ। देखिए, एक तो उन्होंने भी प्रोविजनल टीम दी है जो 5 मेंटोर्स की, उसको वो फाइनलाइज करके कम करेंगे। अच्छा, उन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की है उसके अंदर, एक देखें जो वेट ट्रेनर है, उसका नाम भी मैंने यहाँ कहीं लिखा है, वो ये कहता है तैमूर महमूद साहब। उन्होंने अंडर 19 के बच्चों से उनके जिस्म के मुताबिक वेट उठा लिया। मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ, तैमूर साहब आप ट्रेनर हैं, जो क्रिकेट में वेट ट्रेनिंग होती है बॉडी बिल्डिंग नहीं होती। वो जो होती है उसको कहते हैं कि ये जो ट्रेनिंग होती है इसको फिटनेस की ट्रेनिंग कहते हैं, जो आप अपने मसल्स को बिल्ड करते हैं। आप बॉडी बिल्डिंग नहीं करते। वो बच्चों को फेल कर दिया उन्होंने। फिटनेस में बच्चों से 80-80 किलो वजन उठवा के उन बेचारों को फेल कर दिया जो कि अच्छे लड़के थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या वो डेडलिफ्ट करा रहे थे उनसे, बेंच प्रेस क्या लगवा रहे थे? भाई मैं यही पूछना चाह रहा हूँ तैमूर साहब से कि मैं तो हूँ तो इनको सैक कर दूं। देखिए, जो ये वेट ट्रेनिंग नहीं होती है, ये बॉडी बिल्डिंग नहीं होती है, इसको वेट ट्रेनिंग कहते हैं कि जो आपके मसल्स, जो एक बॉलर है उसका बाजू, उसका बैक और उसका जो हैमस्ट्रिंग है उसकी ट्रेनिंग कराते हैं। एक्चुअली सिकंदर यही तो सारी बात है कि हम सवाल भी तो यही कर रहे थे जब फिटनेस को मैंडेटरी कर दिया, जो कि होना चाहिए, व्हाई नॉट। लेकिन एक क्रिकेटर की फिटनेस और एक फुटबॉलर की फिटनेस और परहैप्स अरशद नदीम जो जेवलिन थ्रोअर थी, उन लोगों की फिटनेस मुख्तलिफ होगी। एक मयार नहीं हो सकता कि जी सारी बॉडी बिल्डर टाइप बन जाए। तो ये डिफरेंशिएट करना भी बहुत जरूरी है। मैं तो कह रहा हूँ कि नकवी साहब को कि आप ये तैमूर महमूद साहब से पूछिए कि उन्होंने अंडर 19 के छोटे छोटे बच्चों से, मैं छोटा ही कहूंगा ना, 17-18 साल के बच्चों से 80-80 केजी का वजन उठा दिया। लेकिन कप्तान शान मसूद का आपको लगता है कि वो मुश्किल है जरा आगे कंटिन्यू करना उनका? देखिए अब्दुल्ला, मेरी थ्योरी हमेशा ये होती है, जब तगड़ी टीम आती है ना तो आप सारे सीनियर्स को खिलाएं। उसकी बेसिक वजह क्या होती है कि जब जूनियर खेलता है और फेल हो जाता है वो हमेशा के लिए चला जाता है, फिर वापस आ जाते हैं सीनियर कि देखो जी हमारे बगैर टीम हार गई। तो इनको ही खिलाएं, सरफराज को खिलाएं आप, इसको जो लड़का। टाइम शॉर्ट है जी सिकंदर, थैंक यू, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। बड़ा मुश्किल है भाई ये ख़बरें करना, लेकिन फिर भी करनी ज़रूरी है। गुजरांवाला के सरकारी स्कूल में तालबात से मुबैना ज़्यादती के वाक़े ने ऑब्वियसली सबको एक दफ़ा दोबारा से फैला दिया, और हम तो हिले पड़े हैं, हम तो ठीक ही नहीं हो रहे। रोज़ ऐसी ख़बरें आती हैं। मुतासरा स्टूडेंट्स को कल जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहाँ स्टूडेंट्स ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। तालबात के मुताबिक मुलजिम स्कूल ही में रिहाइश पजीर था और वहीं ज़्यादती का निशाना बनाता था, वीडियो बनाता था, धमकियां देता था फिर बाद में कि वीडियो वायरल कर दूंगा। जो होता है, मुलजिम सरकारी स्कूल टीचर का शौहर है। मुलजिम इमरान भी अदालत में मौजूद था, लेकिन वो कुछ बोलने से इनकारी रहा। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बयानात
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भिजवा दिए हैं। अवाम में वाक़े के खिलाफ सख्त गम गुस्सा है। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि तेज़ और मुकम्मल तफ्तीश के बाद मुजरिम को फौरी और इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। इन केसेस के ना और बहुत सारे पहलू निकलते हैं। हमारे यहाँ पहले ही गर्ल्स इनरोलमेंट इन स्कूल्स कितनी है, किस परसेंटेज पे हम खड़े में हैं कि हमारा इस तरह के वाक़यात भी हों और उसके बाद लोग और डिस्करेज हों। ये एग्जाम्पल बनाना इन इसमें बहुत ज़रूरी है। that he was the husband of a female teacher there, जिसको खैर एनीवे राना अंसर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। राना अंसर, मतलब सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि ये पहले बात क्यों नहीं सामने आई? जो इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं ये बड़े तकलीफदेह तो हैं, बड़ी परेशानी की बात भी है। स्टूडेंट्स के मुताबिक ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चल रहा था। ये बताएं कब से चल रहा था और बात कैसे दबी रही इतनी देर तक? जी हुमा अब्दुल्ला, देखें ये ना सिर्फ तकलीफ दे बल्कि बड़ी तशवीशनाक बात है कि सरकारी स्कूल में जिस तरह से बच्चियों से ज़्यादती का ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। गुजरांवाला का ये इलाका है थेड़ी सांसी, जहां महकमा लिटरेसी के तहत ये घर में स्कूल चल रहा था। ये घर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, छोटा सा घर है 3 मंजिला, जिसके 2 हिस्से हैं। नीचे में ये जो मुलज़म इमरान है इसकी फैमिली रहती थी और ऊपर वाले हिस्से के 2 कमरों में स्कूल चलाया जा रहा था। 4 से 5 सालों से ये स्कूल चल रहा था। 40 के करीब तालबात इसमें ज़ेर तालीम थी और ये जो मुलज़म इमरान है इसकी बीवी साजिदा यहाँ पर टीचिंग करती थी, ये स्कूल चलाती थी और दूसरी एक और इसके साथ खातून टीचर थी। ये जो मुलज़म इमरान है इसने स्कूल में कैंटीन बना रखी थी, ये भी सारा दिन घर में ही होता था। पुलिस इसकी मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रही है। ये कहना तो मुश्किल होगा कि कब से ये सारा सिलसिला चल रहा था, लेकिन बच्चियों ने जो अपने माँ बाप को बताया दौरान तहकीकात जो बात सामने आई तो वो बड़ी तकलीफदेह और तशवीशनाक है। काफ़ी अरसे से मुलज़म स्कूल में बच्चियों से ज़्यादती कर रहा था, उनकी वीडियोज़ बनाता था, उनको धमकाता था कि वो खामोश रहें। और ये जो मुतासरा बच्चियाँ हैं, 5 केस जो अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, उन 5 की जो उम्रें हैं वो 9 साल से 14 साल तक हैं। तो बच्चियाँ खौफ के मारे खामोश रही, जिसकी वजह से अभी तक ये बात सामने नहीं। बहुत ही डिस्टर्बिंग डिटेल्स है। मतलब 9 साल शक्ल देख ली थी ना, 3 मंजिला, मतलब इट्स अ हाउस, अ स्मॉल हाउस, उसमें ये सब कुछ हो रहा है, वीडियोस बन रही हैं, कोई शोर शराबा तो हुआ ही होगा। किसी को आवाज़ नहीं आई? पता था सारों को, ये 2 ही तो खातून टीचरें थीं और एक का तो मियाँ था। अच्छा, कुछ गिरफ्तारियां भी ज़ाहिर हुई हैं, जो पकड़े गए हैं, एक तो कौन कौन पकड़ा गया, क्या एतराफ़ किया है अब तक लोगों ने, क्या तफ्तीश में सामने आई बातें? जी देखें, यकीनन अब ये एक हाई प्रोफाइल केस है और उसी तरह उसकी तहकीकात हो रही हैं। CPO गुजरांवाला याद सलीम साहब ने SSP इन्वेस्टिगेशन रिजवान तारक की सरबराही में एक पुलिस टीम बनाई है जो तमाम पहलुओं से बारीक बीनी से इसकी तहकीकात कर रही हैं। मुलज़म और जो मुतासरा बच्चियाँ हैं उनके मेडिकल करवाए गए हैं। मुलज़म का जो मोबाइल फ़ोन है ये इसके ख़िलाफ़ एक ठोस शहादत है। उसके मोबाइल फ़ोन से वीडियोज़ और तस्वीर बरामद हुई हैं। पुलिस का कहना है कि ये मोबाइल फॉरेंसिक लिबार्टी भिजवाया जाएगा। मुलज़म ने पुलिस के सामने भी अपने जुर्म का इतराफ़ किया था और उसके बाद जो मुतासरा बच्चियां हैं उनके ज़ेरे दफ़ा 164 के बयान भी अदालत में रिकॉर्ड किए गए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जब ज़ेरे दफ़ा 164 के बयान रिकॉर्ड हुए तो ये जो मुलज़म इमरान है ये भी अदालत में मौजूद था। अदालत ने बच्चियों से दोबारा से पूछा तो बच्चियों ने मुलज़म की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये ही वो दरिंदा सिफ्त मुलज़म है जो उनसे ज़्यादती करता रहा है। बच्चियों ने 164 के बयान अपने रिकॉर्ड करवाए तो अदालत ने मुलज़म से उसके बाद पूछा कि क्या तुम इस पर कोई जिरा करना चाहते हो, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो। तो मुलज़म सर झुकाए खामोश खड़ा रहा। ये भी अदालत में भी उसका इतराफ़ जुर्म था। तो मुलज़म अपने जुर्म का इतराफ़ भी कर चुका है। मुलज़म के ख़िलाफ़ शवाहिद भी हैं। उसका मोबाइल जो है, उसकी वीडियोस, तस्वीर, एक मजबूत उसके ख़िलाफ़ सबूत है। ताहम पुलिस का कहना है कि तमाम जो शवाहिद हैं वो जमा किए जा रहे हैं और एक मजबूत केस बनाकर इसको अदालत में ले जाया जाएगा। थैंक यू राना अंसर। वी रियली डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग एल्स। इतराफ़ भी उसने कर लिया है, मतलब कि उम्रें क्या थी बच्चियों की? 9 से 14 साल। वीडियोस भी बन रही हैं, एक घर है वो। पता है, पेरेंट्स आल्सो नीड टू बी अ लिटिल मोर कॉन्शियस। हाँ, माना कि बड़े इफ देयर इज अ चेंज इन द बिहेवियर, अगर आपके बच्चे में, आपकी बच्ची में कोई थोड़ा सा बिहेवियर का, बर्ताव का, इतना बड़ा हादसा हो, बच्चा जब घर आएगा तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ना। बच्चे में ये हो नहीं सकता कि वो जी उसी तरह ही आ रहा है, बिल्कुल बबली किस्म का। तो पेरेंट्स नीड टू डिटेक्ट, दे नीड टू कीप एन ओपन आई कि बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई डिफरेंस है उनके बिहेवियर में। और फिर जिस स्कूल में आप डाल रहे हैं
अब ऑब्वियसली हर किसी के अपना वसाइल में ही वो उन्हीं स्कूलों में डालेंगे, बट यू नीड टू सी कि वहाँ क्या हो रहा है। कैसे देख सकते थे वैसे? टीचर्स नीड टू बी विजिलेंट टू, लेकिन ये तो टीचर का मियाँ था, दूसरी भी तो थी, मियाँ था तो वो हो सकता, पता नहीं वो शामिल है तफ्तीश उनको किया तो क्या हक़ाइक़ सामने आया, ये एक सवाल है। सो ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, ये इंटरेस्टिंग है। और शादी कायम रहने के अरसे में खाविंद की दौलत में इजाफा हुआ तो तलाक की सूरत में खातून का भी उन असासों पर हक होगा। अबाउट टाइम, जैसे कि बाकी दुनिया में होता है। बाकी दुनिया में जो होता है, मतलब ऑब्वियसली वो उसके साथ थी, उसकी लाइफ पार्टनर थी, उसकी होम मेकर थी, तो उसका भी तो उतनी कंट्रीब्यूशन थी ना उस असासे बनने में, तो नेचुरली शी एक अहम कानून मुतारिफ करवाया जा रहा है। गुज़श्ता पीर को सेनेट में पेश होने वाले इस कानून को मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीमी बिल का नाम दिया गया है। बिल के तहत तलाक की सूरत में असासों की तकसीम अदालत के जरिए होगी। अगर मियाँ या साबिका बीवी में तकसीम के मामले में इख्तलाफ होता है तो अदालत का हतमी फैसला आने तक असासों की फरोख्त और ट्रांसफ़र यानी मुंतकली पर पाबंदी होगी। फिलहाल इस बिल का इतलाक इस्लामाबाद तक होगा। नो बट ये फिर भी बहुत बड़ी चीज़ है। बिल के तहत आपको बता दें कि बतौर बीवी, बतौर माँ, बतौर घर का निज़ाम चलाने वाली खातून का शादी के बाद बनने वालों में बाज़ाब्ता किरदार तस्लीम किया गया है। और बिल के तहत शादी के दौरान बनने वाले असासों से जो तलाक याफ्ता खातून को मिलेगा वो इस नान नफ़क़े के अलावा होगा जो शोहर अपनी साबिका बीवी को देने का पाबंद होता है। यानी वो जो पेपर वर्क वगैरह में नहीं, वो जो दिए जाते हैं पैसे, वो जो पैसे, हाँ, नान नफ़क़ा जो दिया जाता है ना, जैसे बच्चों की सूरत में आप उनका खर्चा उठाते हैं, वो सारा करें, महाना खर्चा जो उठाते हैं, ये सब कुछ उसके अलावा होगा। सो इसको इसमें एडजस्ट नहीं किया जा सकेगा। सेटलमेंट में ये चीज़ें आएंगी। हाँ, इस प्राइवेट मेंबर बिल को ख़वातीन के हकूक़ के हसूल के जद्दोजहद में एक अहम कदम तो सर्टनली करार दिया जा रहा है। उम्मीद भी रखते हैं कि पार्लियामेंट इसे जल्द पास करके सूबों के लिए एक मिसाल कायम करेगी। वन स्टेप एट टाइम सर्टनली ये लगता है। आमना कादिर हमारे साथ हैं, माहिर कानून हैं। आमना, हम आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं न्यू मैरिज बिल में, लेकिन एक जो ऑब्वियस सी बात इसमें नज़र आ रही है कि एक खातून का एक वाइफ का जो रोल है दैट हैज़ बिकम रेलिवेंट बिगर देन जस्ट बीइंग अ हाउस वाइफ, शी इज़ अ होम मेकर। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, वरना तो हाउसवाइफ को कुछ समझा ही नहीं जा रहा था और फिर कुछ दिया भी नहीं जा रहा था। जी, अस्सलाम वालेकुम हुमा और अब्दुल्ला, थैंक यू। आई थिंक इसमें मेन कंट्रीब्यूशन जो रिकग्नाइज हो रही है ये है कि अनपेड लेबर की, क्योंकि जो खातून अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारती है बच्चों के ख्याल में, वो बच्चों का ख्याल रखती है, वो घर को डेवलप करती है, दैट इज़ अनपेड लेबर। सो इट्स लेबर दैट बिकॉज क्योंकि खातून ये करती है, शौहर बाहर जाके कमा सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल वो अपना, अगर कोई उसका कोई खुद कारोबार है, वो छोड़ के ऑब्वियसली शी इज़ बाउंड, क्योंकि बच्चा तो वो पैदा करती है, तो शी हैज़ बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स दैट द मैन डज नॉट हैव। तो आई थिंक इसमें काफ़ी इट्स वेरी नेसेसरी दैट ये बिल पास हुआ है एंड आई एम होपफुल कि प्रोविंसेस आर गोइंग टू फॉलो सूट। हम ना ये जो आपने बात की है, ये इन इटसेल्फ बड़ी कंटेस्ट हो सकती है अगर होने को आए, जो कि हमारे यहाँ हर चीज़ ही कंटेस्ट होती है कि एज अ मदर उसका तो रोल है, मतलब अगर वो ना टेक केयर करे बच्चों की और घर ना बनाए। आई एम जस्ट पुटिंग अ क्वेश्चन आउट देयर, क्योंकि यकीनन आपने इस किस्म की अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना होगा। व्हाई शुड शी बी पेड for something that's a very natural process? So जो नेचुरल प्रोसेस भी होता है उसके लिए भी उसको कुछ तो गिव अप करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो काम पे जा रही होती है, शी हैज़ टू गिव दैट अप। तो जो रिसोर्सेज शादी के दौरान अक्वायर होते हैं, इट इज़ बिकॉज शी इज़ डूइंग द नेचुरल प्रोसेस। तो आप नेचुरल प्रोसेस को रिकग्नाइज कर रहे हैं अब कानूनी तौर पे और कह रहे हैं कि ये लेबर है। Just because it is natural labor does not mean it's not labor. वो फिर भी काम कर रही है और उसको उस काम के लिए कोई पैसे नहीं मिल रहे। फॉर एग्जाम्पल, खाना पकाना, बच्चों का ख्याल रखना, इट माइट बी नेचुरल बट इट इज स्टिल वर्क।
अच्छा, ये बताइएगा आमना साहिबा, जो वेलफेयर स्टेट्स हैं, जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें ज़ाहिर है हमने ये देखा है कि तलाक़ की सूरत में बीवी को एक कंसिडरेबल शेयर मिलता है वेल्थ का मर्द की। यहाँ पर कोई परसेंटेज तय हो रही है, नहीं हो रही है? ज़ाहिर है अभी तो ये पेश किया गया है, इसको आगे तक जाना भी ज़रूरी है। कितने चांसेस लगते हैं आपको कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में फिर चैलेंज ना हो और थ्रू हो जाए? मुझे तो लगता है कि चैलेंज होगा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आई थिंक जनरली जो भी बिल या जो भी कानून औरतों की तरक्की या उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पास होता है वो चैलेंज होता है। बट इसको देखते हुए आई स्टिल थिंक कि दिस इज़ अ वेरी वेरी रेवोल्यूशनरी एंड इम्पोर्टेंट लॉ, बिकॉज जो परसेंटेज आपका पहला जो सवाल था, परसेंटेज पे कुछ नहीं लिखा, क्योंकि ऑब्वियसली हमें डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे अमेरिका या यूके में औरत को 50% मिलता है, जो एसेट शादी के दौरान डेवलप हो। तो इसमें से आपकी विरासत या अगर आपको कोई गिफ्ट मिली हो ये एक्सक्लूडेड है। तो औरत को आपकी विरासत में नहीं एक शेयर मिलेगा, उसको सिर्फ जो जायदाद शादी के दौरान डेवलप हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता है कि शौहर के पास ज़मीन होती है पर औरत के काम से वो घर डेवलप करते हैं साथ। 20 साल बाद अमूमन मैं ये अक्सर देखती हूँ कि वो औरत को घर से निकाल देता है, कहता है कि शादी को ख़त्म करो, एंड औरत को कुछ नहीं मिलता। जैसे आप बात कर रहे थे ना, खर्चा काफ़ी नहीं होता और शादी के बाद औरत को खर्चा भी नहीं मिलता। सो दिस इज़ एसेंशियल इन इंश्योरिंग कि जो भी औरतें अब्यूसिव मैरिजेस में भी रहती हैं वो एम्पावर होके अब इनसे निकल सकती हैं। They can leave and move towards a better future for themselves. So which means Amna that even if they leave themselves, जो कि in itself एक बहुत बड़ा कदम होता है, तब भी she is entitled to some share. चलें, we'll not say 50% या some share. She is depending on the number, and by the way ये हमारा पहला, we're not the only इस्लामी मुल्क that does this. अल्जीरिया में, मोरक्को में, इजिप्ट में, कतर में औरतों को मैरिटल प्रॉपर्टी में हक मिलता है आफ्टर डिवोर्स। तो क्या इन मुल्कों से ज़ाहिर है हम क्या ले सकते हैं एग्जांपल, इस बिल में क्या हम तब्दीली कर सकते हैं? अगर हमारे पास कोई परसेंटेज नहीं है अभी, तो इसको प्रपोजल ही समझें। सो ऑल्सो वी नीड टू हैव अ क्लियर पिक्चर, ना कि हाँ जी इतना मिले या इतना ना मिले। सो इतना, आई थिंक दिस डिपेंड्स ऑन, फॉर एग्जांपल अगर आपकी शादी 2 साल की है या आपकी शादी 20 साल की है, सो इट हैज़ टू बी डन ऑन अ केस बाय केस बेसिस, बेस्ड ऑन कि आपने मैरिटल रिलेशनशिप में आपने कंट्रीब्यूशन कितने सालों की है, आपके बच्चे हैं, बच्चे नहीं हैं। इट हैज़ टू बी अ केस बाय केस बेसिस। एंड इस पॉइंट पे भी इस्लाम और इस्लामिक लॉ हमें सपोर्ट करता है। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट इन इस्लाम कॉल्ड मुत्ता, या मुत्ता कहते हैं इसको, कॉम्पनसेशन। एंड सूरह निसा सपोर्ट्स कि जो औरत ने जितना काम शादी में किया है, गिव हर compensation for leaving her or for divorcing her. So this concept is supported in Islam after marriage. अच्छा आमना, अभी बड़ी इंकरेजिंग किस्म की ये बात है और ऑब्वियसली हम चाहेंगे तो कि हर सूबे में ये लॉ हो। व्हेन डू यू थिंक कि इस्लामाबाद से बाहर भी बात आएगी और सूबों में भी? पहले तो इस्लामाबाद में हो जाए। हाँ, लेकिन बात तो कर सकते हैं ना, प्रेशर बिल्डिंग की भी तो एक बात होती है। आई थिंक हिस्ट्री में पहली दफ़ा सब टॉप मिनिस्टर्स पंजाब में फीमेल मिनिस्टर्स हैं। सो आई एम होपफुल कि एटलीस्ट पंजाब में वी विल सी दिस मूविंग फास्ट, बिकॉज यू नो द वुमेन्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी फीमेल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इज फीमेल। सिंध इज ऑल्सो क्वाइट प्रोग्रेसिव आई थिंक विद लेजिस्लेशन। फिर उस पर अमल दरामद करना सेकेंड स्टेप है। तो लेजिस्लेशन तो पास हो जाती है, उसके बाद कोर्ट्स में लोग सालों साल फंसे रहते हैं, and that is something we really have to overcome because अच्छा, आपके तजर्बे से एक चीज़ पूछनी है उमा ज़रूर, कि आपने अभी एक एग्जांपल की बात की कि औरत, हम चाहते हैं ये भी डिस्कस हो कि क्यों ज़रूरी है कि ज़मीन प्लॉट आदमी का था, औरत की कमाई से घर बन गया और अगर शादी ख़त्म हुई तो ना उसके पास घर है ना उसके पास पैसे हैं। और क्या आपने अपने तजर्बे में ऐसी मिसालें देखी हैं जिसकी वजह से हम ये कहें कि ये बिल आना बहुत ज़रूरी है? अब्दुल्ला, मेरे तजर्बे में ऐसे काउंटलेस एग्जाम्पल्स हैं। तकरीबन हर सूरत में औरत एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहती है क्योंकि उसको शादी के बाद कुछ नहीं मिलता, वसाइल के तौर पे, जायदाद के तौर पे। तो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अगर आप बांग्लादेश को देखें, वियतनाम को देखें, कैसे आगे बढ़े हैं। बांग्लादेश की हर गारमेंट फैक्ट्री में औरतें काम कर रही होती हैं क्योंकि आप उनको इकोनॉमिकली एम्पावर और प्रोटेक्ट करते हैं।
यहाँ तो औरतों को मतलब इकोनॉमिकली एम्पावर करना इज़ अ वेरी secondary and afterthought, and that's why it is critical to empower women so that they can be protected after the marriage is over. हमारे लिए तो सेकेंडरी थॉट क्या, हमारे लिए तो ये थॉट ही नहीं होती फ्रेंकली. एंड ऑफ कोर्स एज यू सेड वी आर श्योर दैट यू हैव काउंटलेस एग्जांपल्स, हेंस वी आर वंडरिंग. और ये ज़रा ऑब्वियसली दूर की बात है, लेकिन चूंकि प्रपोजल अब ये आ ही गया है एंड दिस माइट बी मेड इनटू अ लॉ, इम्प्लीमेंटेशन इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ चैलेंज. क्योंकि ये तो फिर लगता है कि हर लड़की को, एंड इफ़ शी हैज़ द रिसोर्सेज, तो उसको अदालत ही जाना पड़ेगा ये अपना राइट लेने के लिए. इस तरह अजम्पशन नहीं हो सकती कि एक आदमी को पता हो कि मैं अगर अपनी बीवी को तलाक दूंगा तो मुझे ये सब कुछ भी देना होगा. इतना जहां ब्लैक एंड व्हाइट, जहां बाप की विरासत का हिस्सा लेने के लिए औरत को अदालत जाना पड़ता है भाइयों से, तो ये तो फिर शौहर है. Exactly, and I think that one of the main most important चीज़ ये है कि हम इस पे बात कर रहे हैं, अवेयरनेस रेज कर रहे हैं, क्योंकि यही मुझे मसला फेस होता है केसेस में कि वो बाप की विरासत में उसको हिस्सा नहीं मिलता, तो ये कैसे मिलेगा. पॉइंट इज़ कि हमें अवेयरनेस रेज करनी है, एंड बट द रीज़न दिस इज़ इम्पोर्टेंट इज़ बिकॉज औरत काम कर रही है शादी में, आप बस उस काम को कानूनी तौर पे रिकग्नाइज नहीं कर रहे. अच्छा आमना, चूंकि आप हैं मौजूद, एक सवाल प्लीज बहुत सारा हमें आता है कि अगर बाप इस दुनिया से चला गया और सारी प्रॉपर्टी माँ के हवाले हो गई, यूजुअली होता है कि माँ के नाम हो जाती है, सो माँ अपनी मर्जी से फिर बच्चों में वो प्रॉपर्टी बांट सकती है कि बेटियों को कुछ नहीं देना, बेटों को देना है, या फिर बाप तो जाहिर है जल्दी चला गया, बच्चे छोटे थे, या फिर माँ पे लाजिम है कि वो शरीयत के मुताबिक, कानून के मुताबिक प्रॉपर्टी तकसीम करे, और बच्चे बाद में अगर चैलेंज कर सकें अगर माँ ने गिफ्ट भी कर दी है प्रॉपर्टी तो? शरीयत के मुताबिक प्रॉपर्टी माँ के पास नहीं जाती. शरीयत के मुताबिक माँ प्रॉपर्टी सब लीगल हेयर्स के पास जाती है. इसका मतलब है कि अगर आपके मेल बच्चे हैं उनको डबल शेयर मिलता है और औरत को आधा शेयर मिलता है. अगर आपके फीमेल बच्चे हैं, माँ को तो सिर्फ 1/8 बिल्कुल मिलता है. लेकिन शौहर यानी कि बच्चे जल्दी छोटी उम्र में यतीम हो गए, शी बिकेम अ विडो एट अ यंगर एज, और सब कुछ समहाउ उन्होंने माँ के नाम हो गया, या फिर शौहर जाने से पहले, मरने से पहले माँ के नाम कर गया. हाँ, कर गया. गिफ्ट करते हैं या पहले गिफ्ट करते हैं, बट अगर माँ फॉर एग्जांपल सिर्फ मेल बच्चों को देने की कोशिश करती है और फीमेल बच्चों को एक्सक्लूड करने की कोशिश करती है, दिस इज इन वायलेशन ऑफ शरिया. तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि अमूमन हम ऐसे देखते हैं कि औरतों को जहेज मिलता है या वो शादी के गाड़ी होता है. दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू योर शरिया, जो आपके शराई हक हैं, ये बराबर नहीं है. तो आपका हक विरासत में नहीं, किसी भी तौर पे नहीं एक्सक्लूड हो सकता. गिफ्ट्स वैलिडली हो सकती हैं, जिंदगी में वैलिडली हो सकती हैं, बट इसका मतलब है कि बाप अपनी जिंदगी में कॉन्शियस माइंड में प्रॉपर्टी को फुली गिफ्ट करके, रजिस्टर करके बच्चे, एक फॉर एग्जांपल एक मेल बच्चे के नाम में करे. Eventually, if you can prove that he did that to only exclude the female heir, only then can you challenge the gift. अच्छा, असल में इसलिए तो नहीं गिफ्ट करते. गॉट इट. आमना, थैंक यू सो मच. एक तो बड़ा एक नया पहलू है जिस पे हम वी आर सो एक्साइटेड कि इस पे काम हो रहा है न्यू मैरिज बिल पे. लेकिन आपसे बात करने के आई वुड लाइक ऑल द गर्ल्स हु आर वाचिंग अस, गर्ल्स हो, लेडीज, हुएवर इट इज़, कि आपको ज़रूरत पड़े ना पड़े ऐसे लॉज की, पढ़ ज़रूर लें. एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन. नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और अल्लाह करे हर चीज़ बड़ी फेयरली तकसीम हो जब भी कोई वक्त आए इस किस्म के प्रॉब्लम से, क्योंकि फैमिलीज़ बड़ी टूट जाती हैं जब ऐसे हो, किसी को ना गुजरना पड़े, बट यू शुड स्टिल नो योर राइट्स. और ये भी बड़ा ही कॉमन होता है वो जो उन्होंने जहेज वाली बात की ना, कि यूजुअली क्या हो गया, बाप तो इस दुनिया से चले गए और माँ के नाम सब कुछ कर गए कि भाई तुम देख लेना. माँ ने क्या किया, माँ ने मेल है इसको, यानी कि बेटों को सब कुछ बांट दिया. शायद माँ ये भी नहीं, माँ को भी ब्लेम नहीं कर रहे. देयर इज सो मच इन्फ्लुएंस एंड देयर इज सो मच प्रेशर कि ये कभी कभार इजियर वे आउट होता है और उन्होंने फीमेल चाइल्ड यानी कि लड़कियों को नहीं कुछ दिया, और ये कहकर नहीं दिया कि हमने तो तुम्हें शादी पे जहेज दे दिया था या जेवर दे दिया था. ये दो ये एक चीज नहीं है. यू व्हाट यू डिजर्व, जो आपका शेयर बनता है वो अलहदा होता है, और आपको जो जहेज वगैरह में दिया गया वो तोहफे हैं, वो जरूरी भी नहीं था कि आपको दें, वो कोई उन्होंने जैसे कि बेटे की शादी में कोई तोहफा नहीं दिया. हाँ, मतलब उधर नहीं दे रहे होंगे, उधर कोई खर्चा नहीं हुआ, उधर जेवर भी नहीं दिया. तो लिहाजा प्लीज इस डिबेट में फंस ना जाना, क्योंकि दिस डजंट मेक सेंस. रीड अप, नो योर राइट्स.
चलें जी, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि भाई चिड़ियाघर में कराची में शेरनी के मरने पर कराची जू में जानवरों की देखभाल से मुताल्लिक ज़रा रिजर्वेशंस आ रहे हैं दोबारा से। आपको पता है कि आई गॉट टू नो आल्सो लाहौर जू बीइंग रेनोवेटेड। तो जानवर कहाँ गए हैं? जानवर नहीं है वहाँ पे उतने, अब नहीं तो किधर लेके मॉडल्स बना रहे हैं और वो उसको पूरी नई तर्ज पे अब बना रहे हैं वो। नहीं तो जानवरों को किधर लेके? ये मैं ज़रा हम लाहौर से रिपोर्टर से भी पूछ लेंगे, बिकॉज माई नेफ्यू जस्ट केम फ्रॉम लाहौर एंड ही सेड कि लाहौर जू से तो जानवर अब कम होते जा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सो चिड़ियाघर खैर हुकाम के मुताबिक यहाँ पर हालिया चंद हफ्तों में 30 साल शेरनी को सेहत के कई मसाइल पैदा हो गए थे। शेरनी को दरकार इलाज फराहम किया गया लेकिन वो सेहतियाब ना हो सकी। अच्छा, शेरनी की उम्र वैसे 30 साल इज अ गुड एज, क्वाइट अ बिट इज अ गुड एज फॉर अ कैट, लाइक अ बिग कैट। बिल्लियों की जो एवरेज एज होती है ना वो 7, 8, 9, 10, 11 साल होती है। कहने का मतलब है कि वो अपनी तिब्बी उम्र जो है वो पूरी कर चुकी थी। चिड़ियाघर हुकाम के मौक़िफ़ से इत्तेफाक कर लिया जाए तब भी हथनी, याद है ना आपको, मधुबाला की सेहत पर भी सवाल उठते रहे थे हमेशा, और कई महीने से कहा जा रहा है कि मधुबाला को सफारी पार्क में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन ये मामला अब तक लटका हुआ है। कैन यू इमेजिन, वी हैव बीन टॉकिंग, ये पूरा ऑलमोस्ट दिस एंटायर ईयर हम फ्रॉम टाइम टू टाइम इस बात पे बात करते रहे हैं, टेंशन लाते रहे हैं, लेकिन वो मधुबाला उधर की उधर ही है। तो जानवरों की आलमी तंजीम फोर पॉज कराची जू के माहौल को मधुबाला के लिए गैर मुफीद करार दे चुकी है, और 2 दिन पहले आज़ाद कश्मीर में ज़ख्मी तेंदुए को वाइल्ड लाइफ एहलकारों ने रेस्क्यू कर लिया था। अब इस्लामाबाद में ज़ख्मी तेंदुए का इलाज जो है वो भी हो रहा है। ये देख लें ज़रा, ठीक होने पर उसे वापस इलाके में छोड़ दिया जाएगा। सो ये है सारा मामला। अभी हम कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा जिस तरह इसको रस्सियाँ डाल के, खैर और कोई तरीका भी नहीं हो सकता कि। अच्छा जी, कराची में शेरनी की हलाकत और मतलब मधुबाला पे ज़रा अपडेट लेते हैं। शबाला असलम है हमारे साथ, बताइएगा क्या बताया गया है जू अथॉरिटीज़ की तरफ से कि एवरेज एज ये अपनी पूरी कर चुकी थी, क्या इसको मरज़ लाहक था, कैसे इसकी मौत हुई? कराची चिड़ियाघर में पिछले दिनों एक बुरी खबर सामने आई है, जिसमें जो बंगाल टाइग्रेस है वो अब से कुछ दिन पहले इंतकाल कर गई है। और बताया ये जा रहा है कि जो मरने वाली ये बंगाल टाइग्रेस है इसकी उम्र 30 साल थी, और ज़राए से ये बताया गया है कि काफ़ी टाइम से ये जो टाइग्रेस थी वो बीमार थी, और ये अकेली ही टाइग्रेस थी जो वहाँ इस वक्त चिड़ियाघर में मौजूद थी, और तवील अदालत के बाद कुछ दिनों पहले इसका इंतकाल हो गया है। इस हवाले से जब चिड़ियाघर इंतज़ामिया से बात की तो उन्होंने जो मौक़िफ़ दिया उनका यही कहना था, उन्होंने तस्दीक तो कर दी टाइग्रेस की हलाकत की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो टाइग्रेस हैं, जो टाइगर्स हैं, उनकी जो उम्रें होती हैं वो 18 से 20 साल के दरमियान होती हैं। जो एज फैक्टर है उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि जो टाइग्रेस थी वो इंतकाल कर गई। उन्होंने पूरी तमाम तरह की जो हलाकत है इसको तबई मौत जो है वो करार भी दिया है। और इसके साथ ही अगर हम आपको बताएं तो जो टाइगर फैमिली है उसमें अब सिर्फ एक टाइगर जो थी वो बची थी, लेकिन अब उसका भी जो है वो इंतकाल हो गया है। और इसके साथ ही अब चिड़ियाघर में 2 शेरनी, 1 शेर और 1 शेर का जो जोड़ा है वो मौजूद है। अच्छा शबाला, मधुबाला हथनी की भी अपडेट दे दें क्योंकि हम अच्छा चलें हमारे साथ नहीं है शबाला। इन एनी केस वो हम दोबारा एक दफ़ा पता करेंगे कि उधर क्या हो रहा है। अब ज़रा तेंदुए की, क्योंकि मुझे वो सिचुएशन उसकी बहुत ऑफ लग रही थी। ज़मीन ज़हरा हमें बताएंगी कि उसकी कैसी हालत है। ज़मीन आज़ाद कश्मीर से इस तेंदुए को ज़रा बताइएगा, कब किसने स्पॉट किया था, फिर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ हुकाम तक कैसे खबर पहुंची? को पकड़ा, अगर स्पॉट कर लो तो जान तो निकल ही जाए इंसान की, अगर आप देख ले कैसे इन्होंने रेस्क्यू किया होना चाहिए। सही, हाँ जी बिल्कुल। इस्लामाबाद से एक टीम गई वाइल्ड लाइफ की कश्मीर में, जहां पर एक रेस्क्यू किया गया है एक तेंदुए को, जो कि हवेलियां आज़ाद कश्मीर कहूटा के एक नाले में तेंदुआ गिरा हुआ पाया गया। और सबसे पहले स्पॉट जो था वहाँ के मकामी लोगों ने इसको किया। मकामी लोगों ने स्पॉट करके वहाँ के AJK के जो डिपार्टमेंट है वाइल्ड लाइफ और फिशरीज डिपार्टमेंट, उनको आगाह किया। और उनकी टीम जब वहाँ पर पहुँची उन्होंने देखा कि तेंदुआ ज़ख्मी हालत में वहाँ पर मौजूद था। तेंदुए की दोनों पिछली जो टांगें हैं वो ज़ख्मी हैं। उसके बाद उन्होंने इत्तला दी इस्लामाबाद की वाइल्ड लाइफ की टीम को। यहाँ से एक टीम इस्लामाबाद से कश्मीर वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर जाके उस तेंदुए को रेस्क्यू किया, वहाँ से निकाला गया। ताहम तेंदुआ जो था वो स्टेबल कंडीशन में था। उसको वहाँ से रेस्क्यू करने के बाद उन्होंने वहाँ पर रखा और एक केज में जो है ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है। इस्लामाबाद के जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है वहाँ पर रखा गया है। तेंदुए का इलाज जो है वो इस वक्त जारी है।
अच्छा, ये भी जल्दी से बता दें ज़मीन के, फिर अब इस्लामाबाद में क्या ट्रीटमेंट होगी उसकी, तेंदुए की, और उसको कब जंगल में वापस छोड़ दिया जाएगा? तेंदुए के इलाज के हवाले से डॉक्टर्स का ये बताना है, क्योंकि दोनों पिछली जो टांगे हैं तेंदुए की वो ज़ख्मी हैं और उसके एक्सरे जो है वो किए जा रहे हैं, और क्योंकि इसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा गया, इस्लामाबाद के ट्रांसफ़र कर दिया गया था यहाँ पर इस्लामाबाद में। तो अब डॉक्टर्स का बताना है कि जब एक्सरे की रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद ही तेंदुए की कंडीशन को देखने के बाद जो है ये पता लगाया जा सकेगा कि इसको हुआ क्या था, आया इसको कोई गोली लगी है या फिर कोई और एक्सीडेंट जो है वो रोनुमा हुआ है। उसके बाद डॉक्टर जो है वो कुछ तफसीलात बताएंगे और उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि तेंदुए को जो है वो वापस जंगलात में छोड़ा जाता है, वो इस काबिल है या नहीं। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर तेंदुआ इस काबिल ना हो कि वो अपना शिकार खुद कर सके तो उसको जंगलात में नहीं छोड़ा जाता, ये डिपार्टमेंट जो है वो तय करेगा। इससे कबल भी देखा गया कि कश्मीर से ही एक जो मादा तेंदुआ है उसको रेस्क्यू किया गया था और उसको बाद में रेस्क्यू करने के बाद, उसका इलाज करने के बाद वापस उसको जो कश्मीर है उसके जंगलात में छोड़ दिया गया था। बहुत शुक्रिया ज़मीन ज़हरा। चलें, एटलीस्ट वहाँ कुछ इलाज हो रहा है उस तेंदुए का, बट आई वाज जस्ट थिंकिंग टू फाइंड वन, और आवाज़ काफ़ी खौफज़दा इंसान हो जाए वैसे। Alright जी, that is it for today. We'll see you tomorrow. Have a great day.